चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। भाई इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कैसे मैग्नेट चार्जेस पे इफेक्ट करता है। भाई इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर एक चार्ज है तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो उसके कारण चार्जेस पे कोई असर होता है। अब हुआ क्या था भाई, एक ऑस्टर नाम का साइंटिस्ट था, वो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब उसने किया क्या भाई, उसने एक वायर ली, उस वायर से करंट पास किया तो उसने क्या देखा कि जो कंपास है भाई, एक्चुअली उसका एक्सपेरिमेंट कुछ और था, वो तो कुछ और करने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या देखा कि भाई बाय चांस एक्सपेरिमेंट करते करते उसके वायर के पास एक नेल रह गई थी। नेल मतलब वो आलपिन आती है ना, आलपिन हम लगाते हैं यूज करते। अब उसने ये देखा कि अगर मैं करंट पास हो रहा है तो ये नेल जो है वो ऑटोमेटिकली घूम गई, यूं पड़ी थी सो यूं से यूं हो गई। उसको ताज्जुब हुआ, बोले कुछ हुआ होगा। उसने फिर से ट्राई किया, फिर से घूम गई, फिर से ट्राई किया, फिर से घूम गई। अब उसने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या हुआ कि नेल जो पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। भाई वहां से उसका दिमाग खटका तो उसने आपको बताया कि भाई जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने यही चीज कंफर्म किया एक कंपास की मदद से। भाई आई होप आपको कंपास पता ही होगा। इसकी नीडल भी डिफ्लेक्ट हो गई। भाई जैसे ही करंट पास हुआ, इसको पास में रखा, इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। और अगर जैसे उसने करंट की डायरेक्शन चेंज की, करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही भाई ये जो डिफ्लेक्शन था ये भी उल्टा हो गया। पहले डिफ्लेक्शन यूं था तो अब डिफ्लेक्शन यूं हो गया। मतलब यहां से दो चीजें पता चली। पहला कि भाई करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी भी वायर के अराउंड। भाई आपके घर में भी वायर्स हैं, उन वायर्स में करंट भी दौड़ता होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। किसी भी वायर के नजदीक, भले उसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप एक मैग्नेटिक कंपास को अपने घर के किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग, उसमें करंट होना चाहिए, तो वो भी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो। अब हुआ क्या भाई, अब हमने क्या किया, फिर से एक वायर ली, फिर से एक वायर ली, करंट पास किया और उसके पास एक छोटा सा चार्ज रख दिया, स्टैटिक चार्ज, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। सो हमने देखा कि इस पे कोई फोर्स नहीं है, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, ये चार्ज को जहां रखा वहां का वहां ही है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हमने बोला कि चल भाग ऊपर भाग v वेलोसिटी के साथ, हमने इसको कोई फोर्स लगाया, इसको ऊपर भेजा, तो होना क्या चाहिए था, चार्ज ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन चार्ज स्ट्रेट मोशन में ना जाने के बजाय कुछ ऐसे चला गया, कुछ ऐसे चला गया, मतलब अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। चार्ज गॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। भाई जब तक चार्ज स्टेशनरी था, यहां पे चार्ज कैसा है, चार्ज रेस्ट पे है। भाई हम क्या बोल रहे हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे है और उस समय अगर मैं किसी वायर को उसके नजदीक रखता हूं और उसमें से करंट पास करता हूं तो चार्ज रेस्ट का रेस्ट पे ही रहता है। इसका मतलब चार्ज पे जो भी फोर्स है, यहां वहां कोई भी फोर्स इन शॉर्ट नहीं लग रही है। लेकिन जैसे ही मैंने चार्ज को ऊपर के डायरेक्शन में भेजा किसी ना किसी फोर्स के कारण, उसको हमने बोला जा ऊपर जा, मतलब इन शॉर्ट जैसे वो मोशन में आया वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब वो स्ट्रेट नहीं जा रहा, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। क्यों? बिकॉज इस समय इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, भाई बहुत ही अजीब फोर्स है। ये फोर्स बोलती है कि भाई तू बैठा हुआ है ना, लेजी है ना, मैं तुझ पे एक्ट नहीं करूंगा, जा जो करना है कर ले। और ये मेहनत कर रहा है, भाई तू चल रहा है, मैं तुझ पे एक्ट करूंगा, इस पे किसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। और ये जो फील्ड है, इसी फील्ड को तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, अभी तो जस्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ मूविंग चार्जेस पे ही काम करती है, स्टैटिक चार्ज जो रेस्ट पे है उस पे काम नहीं करती है। भाई हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगता था Fe, सॉरी नॉट Fe, QE, याद आया कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैटिक चार्ज के ऊपर भी अप्लाई होता था और मूविंग चार्ज के ऊपर भी होता था। भाई हमने चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सेप्ट देखा था, दो प्लेट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के हमने अंदर इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, सो इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन डिफ्लेक्ट कर रहा था, याद आया कुछ? इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन अ मूविंग चार्जेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, हमने वो टॉपिक देखा था। इसका मतलब कि चार्जेस रेस्ट पे हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों के ऊपर अपना अपना फोर्स लगाता था। बट मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगाता है, स्टैटिक चार्ज रेस्ट पड़े हुए 0 डिग्री 0 वेलोसिटी वाले फोर्स चार्ज पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाता। भाई यहां तक की कहानी समझ आई आप लोग को? अच्छा बच्चा लोग एक चीज याद रखना, भाई हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन कि एक ऐसा एरिया, अ स्मॉल एरिया सराउंडिंग द चार्ज इन व्हिच द चार्ज either applies attractive force और repulsive force। भाई एक चार्ज अपने नजदीकी एरिया में या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स लगाता था, सो जितने एरिया में वो फोर्स लगा रहा है उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते थे। सिमिलरली एक ऐसा एरिया जिसके अंदर मैग्नेट की असर देखने को मिले उससे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर चीज, सेम थिंग, बहुत इजी चीज। ओके ओके, सो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? हमने चैप्टर 1 में देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होती थी KQ1Q2/r², है ना? सो भाई मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए, बिल्कुल है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? सो भाई दो तीन अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला हमको बताई थी। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताई थी वो थी बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है भाई? इसको टी साइलेंट होता है, बायो सावर्ट की कहा जाता है। अबे इन्होंने क्या बताया था, देखो इसको डिनोट करते हैं हम B से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं, B से, और इसकी यूनिट होती है टेस्ला या तो फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर या तो फिर वेबर पर एम्पियर मीटर। भाई वेबर क्या होता है? वेबर मतलब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हम पढ़ेंगे भाई, जैसे कि हमने देखा था ना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, है ना? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स बाय A लेते थे। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट A, उसको नीचे ले लो। सो भाई ये दे देंगे हम वेबर पर एम्पियर मीटर। इसके बाद हम आगे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल यूनिट याद रखना भाई, इसकी 3 यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर एंड वेबर पर एम्पियर मीटर। अब भाई बायोट सावर्ट्स ने क्या बताया कि भाई अगर हम एक वायर ले लेवे, उस पे करंट I ले लेते हैं और उसके P पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं P जो कि वायर से R डिस्टेंस की दूरी पे है और वो वायर से एंगल बना रहा है कुछ थीटा, तो भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? उन्होंने हमको बोला भाई इस फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो पहली चीज भाई बायोट सावर्ट ने एक चीज बोल दिया था कि भाई पूरे लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं दे सकते, हाँ हम एक छोटे से सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं। भाई पूरे पे क्या होगा भाई, पूरे लाइन पे ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, ये एंगल चेंज होता जाएगा। सो पूरे लाइन पे तो नहीं, बट हाँ एक छोटे से सेक्शन जिसकी लेंथ हम dl बोल देते हैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी जाएगी? भाई ऑब्वियसली छोटा सा सेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड भी काफी छोटी रहेगी। सो dB इज इक्वल टू μ0/4 pi I into
dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। भाई ये फॉर्मूला कैसे आया? भाई तो हुआ क्या, भाई साइंटिस्ट लोगों ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उनको ये पता लगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल है। किस किस को प्रोपोर्शनल है भाई? एक तो dl को प्रोपोर्शनल है, दूसरी साथ ही साथ ये आपके r को भी प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ ये sin थीटा को भी प्रोपोर्शनल है। भाई sin थीटा आएगा पिक्चर में। साथ ही साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ऑफ r स्क्वायर। भाई मैंने क्यूब लिखा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। बताते हैं वो भी कैसे। ओके सो भाई इन सबको मिक्स कर दो तो देखो अब आगे अगर मैं बढ़ूं dB इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई। भाई ये क्या है? dl क्रॉस r। dl क्रॉस r को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? dl into r sin थीटा। आप 11 में पढ़ चुके हो क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो भाई एक r ये कैंसिल हो गया, एक ये मर गया, बचा क्या? म्यू 0 बाय 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों ये है स्केलर फॉर्म और ये है वेक्टर फॉर्म। तो साइंटिस्ट आपके रूप में भी ये दिया हुआ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनको पता लगा कि इन तरीके से प्रोपोर्शनल है तो इसकी मदद करके उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया। अब ये म्यू 0 क्या है? म्यू 0 क्या है? तो भाई आपने एप्सिलॉन नॉट का नाम सुना था ना, चैप्टर फर्स्ट में सेकंड में हमने बहुत यूज किया एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता था? परमिटिविटी होता था। परमिटिविटी का मतलब हमने क्या देखा था कि भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर एक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस करने की। अ कैपेबिलिटी ऑफ एन मीडियम टू प्रोड्यूस एंड टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड परमिटिविटी। सिमिलरली ये हो जाएगा परमिएबिलिटी। क्या हो जाएगा ये? परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी का मतलब किसी भी कंडक्टर की कैपेबिलिटी अपने अंदर मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की। मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उसको म्यू नॉट कहते हैं। जो कहानी हमने परमिटिविटी के लिए पढ़ी थी वो सारी कहानी यहाँ पे सेट हो जाएगी। हर मीडियम के लिए अलग अलग रहती है। अगर मैं बोल दूं म्यू बाय म्यू नॉट तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी परमिएबिलिटी। भाई हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था ना, K is equal to epsilon अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम ER भी लिखते थे और इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते थे। याद है कुछ? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिमिलरली वही चीज हो जाएगी परमिएबिलिटी। समझ आया बच्चा लोग? सो भाई ये क्या मिल गया हमको? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर फॉर्म एट अ पॉइंट P डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई ये क्या चीज है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। भाई अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए प्राइमरी कंडीशन करंट पास होना चाहिए। करंट कैरिंग कंडक्टर या तो वायर। तो भाई याद रखना कि कोई भी वायर जो करंट कैरी करेगी वो एक मैग्नेट की तरीके से एक्ट करेगी। कैसा बिहेव करेगी? मैग्नेट के तरीके से बिहेव करेगी। ओके बच्चा लोग, चलिए इतना लिख लीजिए। अच्छा भाई एक चीज यहां ध्यान देना कि भाई ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म आपको क्या देगा? डायरेक्शन एंड वैल्यू दोनों देगा। और स्केलर फॉर्म है ये तो स्केलर फॉर्म आपको क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको कभी मैग्नीट्यूड बोला हुआ है तो यही फॉर्मूला लगाओ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोला है तो ये फॉर्मूला लग जाएगी आपकी। ठीक है, बाकी वेक्टर से खेलना तो आप जानते ही हैं। ओके भाई चलिए बात कर लेते हैं अब डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। ओके तो बच्चा लोग डायरेक्शन मेनली किसके वजह से मिलेगी?
भाई एक डीएल की मदद से क्रॉस आर की मदद से। भाई ये दो वेक्टर थे उसके फॉर्मूला में, तो यही हमको डायरेक्शन देने वाला है। अब भाई क्रॉस प्रोडक्ट के समय डायरेक्शन कैसे आएगी? सो एक रूल है उसके लिए जिसका हम कहते हैं स्क्रू रूल। क्या भाई? स्क्रू रूल। भाई स्क्रू के साथ खेला होगा बहुत बार। जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर जाता है। तो भाई अगर स्क्रू अंदर जाएगा तो करंट भी अंदर जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, नॉट करंट, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? अंदर जाएगी। और अगर स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, अगर उसको घुमाने पे स्क्रू बाहर आता है, स्क्रू बाहर कब आएगा? जब मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो उस समय आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? बाहर की तरफ। देखो देखो भाई, ये आपका डीएल वेक्टर, वायर का डीएल वेक्टर, और ये मान लो कि आपका पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी। तो भाई हम कहां से कहां जा रहे हैं? पहले तो क्या करना है आपको, एक स्क्रू को उसके टेल पे रखना है, जहां पे दोनों की टेल मिल रही है उसके टेल पे रखना है। एंड अब डीएल वेक्टर से, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पोजीशन वेक्टर की तरफ जाओ, यानी कि मैं इसको यूं घुमाऊंगा क्लॉकवाइज। भाई आज मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा? यूं घुमाना पड़ेगा। सो क्या होगा? स्क्रू अंदर जाएगा, स्क्रू अंदर जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर। अब एक चीज याद रखना कि जब अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे। ये सिंबल होता है इनसाइड का। कैसा? इनसाइड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी हम इस तरीके से दिखाएंगे। और अगर मान लो कि मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाऊंगा किसी कारण, अगर मान लो कि ये वायर है और वायर में ये पॉइंट पे पूछता हूं, पॉइंट पी, तो मैं देखो इस बार डीएल इधर हो गया और पोजीशन वेक्टर इधर हो गया। इसका मतलब यहां से यहां जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू बाहर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आएगी, और उसको दिखाने का तरीका होता है ऐसे, सर्कल करके उसके बीचों बीच डॉट, इसको हम बोलेंगे आउटवर्ड। तो स्क्रू रूल क्या कहता है कि आप दोनों के वेक्टर पे, दोनों वेक्टर के टेल पे, पहले तो दोनों की टेल को मिला दो और उसके टेल पे आपका स्क्रू रख दो, और अब डिस्प्लेसमेंट से आप जाओ पोजीशन की तरफ। कहां से कहां तक? डिस्प्लेसमेंट से पोजीशन की तरफ। बिकॉज भाई आज जो एंगल बनता है वो तो यहां से बनेगा ना, यूं, थीटा। ये एंगल यहां से बनेगा थीटा। सो जो डायरेक्शन होगा एंगल की, वही डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट करो। रोटेट करने से अगर स्क्रू अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड, रोटेट करने से अगर स्क्रू बाहर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन है ना यार, ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, स्क्रू घुमाओ ना, है ना। सो एक इजी रूल भी देख लेते हैं, एक इजी मेथड जिसको हम कहते हैं राइट, पिछले इसको कैपिटल में लिखा जाएगा राइट, यस, इसको हम 10th में राइट हैंड थंब रूल कहते थे। उसी का यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। भाई 10th में हम अंगूठा यूज करते थे, हम बड़े होते हैं तो हाथ भी बड़ा होता है, तो साइंटिस्ट का अंगूठे से हथेली बन गई, तो इसका नाम आ गया राइट हैंड पाम रूल। पाम, दिस इज कॉल्ड पाम। हम छोटे थे तो हम अंगूठा चूसते थे, हम बड़े हैं तो हम छोटे। तो भाई राइट हैंड पाम रूल। अब इसके वजह ये क्या बोलना चाह रहा है? भाई देखो ये बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि भाई आप अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दो। जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को अरेंज कर दो, और अपनी बाकी की 4 फिंगर्स को इसके गोल घुमाओ, इसके गोल घुमाओ। तो होगा क्या भाई, अगर इधर कोई पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट है, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर है। सो मैं बोलूंगा सी, ये हो गया अंदर। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट क्यू, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? देखो देखो, ये थंब करंट की डायरेक्शन में थंब, ये मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बाहर की तरफ आ रही है। सो भाई यहाँ पे हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा इनवर्ड। भाई वही तो था, जब पोजीशन इधर था तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी, जब वेक्टर पॉइंट इधर है, लेफ्ट साइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। सो वही हमने स्क्रू रूल से देखा, वही हमने राइट हैंड पाम रूल से देखा, बट पाम रूल ज्यादा आसान है। भाई अब सपोज करो मैं अगर करंट यू ले लेता हूँ, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से, भाई स्टार्टिंग में क्या देखा, करंट की डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गई। सो भाई ये देखो हमने क्या कर दिया, भाई ये राइट हैंड के थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में ले लिया,
अब मैं इसको घुमा रहा हूं, देखो बाकी की 4 फिंगर्स को इसके सराउंडिंग में घुमाऊं तो क्या होगा, यहां से अंदर जा रही है एंड यहां से बाहर आ रही है। सो अब ये हो जाएगा मेरा इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा आउटवर्स। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रहा है? मैं जो नोट्स आपसे शेयर करूंगा आज के लेक्चर में, उसमें मैं डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। भाई राइट हैंड पाम रूल आवे तो कैसे अंग्रेजी झाड़नी है और कुछ नहीं करना है भाई, हमने जो समझा है ना उसी को लिखना है, लेकिन इंग्लिश में। भाई अरेंज योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एट दैट टाइम curl your 4 fingers, curl, C-U-R-L, curl your 4 fingers around the conductor. So the direction of curling, the direction of curls of your fingers shows the direction of magnetic field at a particular point. Suppose it going inwards to the plane, भाई ये plane है ना, एक ये plane है. Suppose the magnetic field is going inwards the plane, so it is shown by the symbol X. And suppose if the magnetic field is coming outside of the plane, outwards the plane, it is shown by a dot in the center of a circle. So this is what we call a right hand palm rule. Simple. कुछ नहीं करना बेटा, जो मैं सीखा उसमें इंग्लिश झाड़ देती है, टेंशन मत लो। अच्छा एक चीज जो मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला आई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल आर साइन आर, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा इसमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है भाई, प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये तो फॉर्मूला बन गया। अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। सो भाई ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखा था ना k = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसमें k की वैल्यू भी फिक्स थी। सिमिलरली इसमें भी आपके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फिक्स हो जाती है, which is 10⁻⁷, which is very very small। अब भाई मेरे को म्यू नॉट की फॉर्मूला निकालनी है, म्यू नॉट की यूनिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे म्यू नॉट की यूनिट? इसकी यूनिट रख दो, इन सब की यूनिट रख दो। भाई dV क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या देखी थी? न्यूटन पर एम्पीयर मीटर इज इक्वल टू म्यू नॉट की ढूंढनी है, 4 पाई की कोई भी यूनिट नहीं होती है, करंट के लिए एम्पीयर, dl के लिए मीटर, sin थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, r स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर तो यहीं से मर गया इसको, और ये दूसरा मीटर बेचारा यहां से मर गया, तो बच क्या गया? इसको नीचे ले आओ, न्यूटन अपॉन एम्पीयर इनटू एम्पीयर, एम्पीयर क्या होता है? एम्पीयर स्क्वायर। सो न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, ये आ गई आपकी फॉर्मूला, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं, सॉरी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर एम्पीयर का स्क्वायर। ओके, ये यूनिट याद रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, कब जनरेट होती है, उसका सिंबल क्या है B, उसके 3 यूनिट देखे, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। भाई ध्यान रखना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए मतलब यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे ए का मतलब एरिया, इसको नीचे ले आएंगे। सो फ्लक्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर, फ्लक्स को वेबर का नाम दिया जाता है, अपॉन एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई यूनिट्स की। भाई अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड due to finite current carrying conductor, finite current carrying wire या तो कंडक्टर। भाई अभी तक हमने क्या देखा था? हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला देखी थी वो तो एक छोटे से सेक्शन के लिए आ रही थी, छोटे से लेंथ के लिए आ रही थी। अब मेरे पास अगर पूरी एक वायर है,
तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी भाई। सपोज मेरे पास ये वायर है, ठीक है, वायर की लेंथ मैटर नहीं करती बिकॉज फॉर्मूला में वायर की लेंथ नहीं पिक्चर में आती। हमने क्या कर दिया भाई, यहां पे मैं ले लेता हूं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं रैंडमली, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस को मैं a बोल देता हूं, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं p, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो स्टेटमेंट में लिखना हो भाई, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, कंसीडर अ लॉन्ग वायर, फाइनाइट ना, देखो फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ फिक्स है, छोटी सी, इनफाइनाइट नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है। टेक अ फाइनाइट वायर AB, टेक अ फाइनाइट वायर या टेक अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, कंसीडर अ पॉइंट P at a perpendicular distance of A from the wire, ठीक है। द एंगल मेड, अब हम क्या करेंगे भाई, चलो मान लेते हैं कि ये एंगल ले लेते हैं हम phi1, ये एंगल ऐसे सिंबल लिया phi1, और ये एंगल हम ले लेते हैं कितना phi2, दिस एंगल इज phi2। The angle made by the top point of a wire to the point A is phi1 and the angle made by the bottom point of a wire to point P is phi2। भाई आप जैसी जैसी फिगर ड्रॉ करते जा रहे हो वैसा वैसा डिस्क्रिप्शन देना है, और यही तरीका एग्जाम में अपनाना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट, मैं पहले ही बता चुका हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन क्या है बच्चा लोग, जितने भी मैंने आपके साथ लेक्चर नोट्स शेयर किए हुए ना, उस लेक्चर नोट्स को जेरोक्स करा के, प्रिंट करा के, उसको एक परफेक्ट फाइल बना दो, एंड जब भी आपके एग्जाम हो ना उसमें से पढ़ लो, और डिस्क्रिप्शन अपना बना के लिखो। आपको जो भी समझे हुए हो ना उसको बस इंग्लिश में लिखना है, नथिंग एल्स। लेट दिस बी दिस, लेट दैट बी दैट। अरे आप जो बुक में से पढ़ रहे हो, जो मेरी दूसरी नोट्स में से पढ़ रहे हो, वो वही है। तो ये तो बच्चों की डिमांड होती तो ठीक है, हम टाइप करके दे देते हैं, बट एक्चुअली मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। आई एम वेरी फ्रैंक विथ यू। ओके भाई, अब हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, हमारे पास एक बायो-सावर्ट्स लॉ है जो कि क्या बोलता है कि छोटे से सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ जिसकी लेंथ है dl। कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ dl ऑन दिस वायर एज शोन। अब ये सेक्शन या पॉइंट P से कितना एंगल बना रहा है, तो let the angle made by this short section with point P is theta। भाई ये एंगल कितना थीटा, देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये पूरा एंगल जो है, जो ये बॉटम बना रहा है, वो कितना बन रहा है phi2, ठीक है, और ये जो शॉर्ट एंगल है, ये वाला छोटा जो छोटा सेक्शन बना रहा है, ये कितना है थीटा, ठीक है। अब मैं यहां से यहां की लेंथ ले लेता हूं L, ठीक है। अब इसको भी कुछ नाम दे देवे, इसको क्या नाम देवे, A B है तो इसको C नाम दे देते हैं। तो स्टार्टिंग में आप ऐसा लिख सकते थे, कंसीडर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम पॉइंट C ऑन द वायर। अब हम बोल देंगे लेट द डिस्टेंस ऑफ द सेक्शन टू द पॉइंट C be L, ठीक है। तो जो फिगर करते जा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन देते जा रहे हैं। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, अब देखो बच्चे लोग, हमारे पास पूरी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटे से सेक्शन के कारण पता है। सो भाई ये सेक्शन में बनाते जाऊंगा, सारे सेक्शन बनाते जाऊंगा और सबको प्लस कर दूंगा भाई, जैसे हम चैप्टर 1 में करते थे। सो एक्चुअली करना क्या है, मुझे एंगल रोटेट करना है। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को यहां से लेके यहां तक चले जाऊंगा। मतलब अगर मान लो कि मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं अगर सॉरी ये जो है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ओके, एक चीज और भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं r। सो लेट द डिस्टेंस फ्रॉम सेक्शन टू द पॉइंट P be r। अब भाई मुझे क्या करना है, पूरे वायर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो देखनी है, तो पूरी वायर कवर करनी पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। भाई अब ये है, मैं ऊपर जाऊंगा यहां से यहां तक phi1 तक, तो मेरे को ऊपर के पूरी वायर कवर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो पूरे नीचे की वायर कवर हो जाएगी। इन शॉर्ट
अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव ले लूं, नीचे को नेगेटिव ले लूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि थीटा को अगर मैं रोटेट कर रहा हूं, आई रिपीट कि अगर थीटा को मैं रोटेट कर रहा हूं कहां से कहां तक, -φ2 से +φ, भाई ये ऊपर है तो पॉजिटिव, ये नीचे है तो नेगेटिव, सो -φ2 से +φ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये ऊपर ये नीचे, तो मुझे पूरी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल सेक्शन dl इज, भाई किस तरीके से दिया जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब चलो एक गलती यहाँ पे हम लोग जनरली एग्जाम में कर देते हैं, भाई हमने जो फॉर्मूला देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि ये वायर है, ये पॉइंट P है, ये पोजीशन वेक्टर है, सो ये वाला एंगल थीटा लेते थे। फॉर्मूला में एंगल कौन सा होता था, दिस वन। अब यहाँ पे हमने थीटा इसको लिया है, तो भाई क्या मैं यहाँ पे थीटा रखूंगा तो सही होगा, नहीं, मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला। तो बच्चा ये थीटा ले लिया हमने, ये 90 है, सो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, भाई तीनों 180 होता है ना, सो 180 माइनस 90 90, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ आया, देखिए देखो देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल लिया था हमने, सुनते जाओ, एक मिनट खाली सुनते जाओ भाई, ये C, ये P और ये हमने लिया था DL, ठीक है। अब अच्छा ये एंगल हमने कितना लिया हुआ है, थीटा लिया हुआ है, जानबूझ के थीटा लिया है, बिकॉज हमको उसको यहां से यहां तक रोटेट करना है। फॉर्मूला के अंदर कौन सा एंगल आता है, ये वाला पोजीशन वेक्टर जो वायर के साथ बनाता है, सो ये मेरी वायर है और ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, इन शॉर्ट मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए। अब ये एंगल कैसे मिलेगा, भाई देखो ये 90 डिग्री, ये तो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई कंपल्सरी याद रखना, लेना ही लेना इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब अच्छा तीनों एंगल मिला के कितना होता है, 180। मैं अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए इसको x ले लेता हूं, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 90 प्लस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180, इन दोनों को वहां ले जाओ, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x, 180 माइनस 90 कितना होगा 90, ठीक है, और ये माइनस x, तो ये x सॉरी नॉट x सॉरी थीटा, हाँ, सो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ आया बच्चा लोग, अब सर मतलब वो लिखने का ना क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो यस 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 बिल्कुल लिखना है। अच्छा बच्चा लोग, तो मैं यहाँ पे थीटा ना लेके क्या लूंगा 90 माइनस थीटा, क्यों, बिकॉज फॉर्मूला में ये वाला एंगल देखा जाता है, नॉट दिस वन। अब हम सबको पता है sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin 90 माइनस थीटा को क्या हम cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भाई मुझे क्या करना है, हर छोटे छोटे सेक्शन के कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, अब उन सबको ऐड करना है, तो हम अच्छे से जानते हैं ऐड करना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, -φ2 से +φ1 तक, -φ2 से +φ1 तक। अच्छा अब यार एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, देखो एक तो थीटा वेरिएबल है, भाई थीटा को चेंज हो रहा है -φ2 से 𝝅1, लेकिन जो r है ना, r भी वेरिएबल है, भाई देखो ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, लेकिन जैसे मैं नीचे लेके जाऊंगा तो डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ पे आते ही r इज इक्वल टू a हो जाएगा, जैसे ऊपर जाऊंगा डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, मतलब r को मुझे थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। भाई इंटीग्रेट तो हम किसी एक ही वेरिएबल के लिए कर सकते हैं, दो वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते। सो मैं क्या ले लेता हूं भाई, मैं इसका भी कुछ नाम दे देता हूं,
ये पॉइंट का नाम हम देते हैं, चलिए डी, ए बी सी डी, सही है। अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं भाई, इन ट्राइंगल पी सी डी, पी सी डी, ये वाला ट्राइंगल पी सी डी, मुझे आर हटाना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं साइन थीटा दिस वन, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपॉन हाइपोटेनस, भाई 90 डिग्री के सामने ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो यहां से r की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, l बाय, एक काम करते हैं साइन नहीं कॉस ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास कॉस वाली कोई चीज है। सो मैं साइन थीटा नहीं ले रहा हूं, मैं कॉस थीटा ले रहा हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है a अपॉन हाइपोटेनस r, इसको यहां ले लेते हैं। सो r इज इक्वल टू a बाय cos थीटा, ठीक है, r की वैल्यू क्या आ गई, a बाय cos थीटा। और दूसरा भाई यहाँ पे डी थीटा नहीं दिख रहा, आज मेरा वेरिएबल कौन है, थीटा है, तो इंटीग्रेट किसके लिए कर सकते हैं, डी थीटा के लिए। भाई हमने पहले भी देखा है ना, वही तो हमारा इंटरवल है, इंटीग्रल जिसको हम कहते थे, जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। सो जो चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। चेंज कौन हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे डी थीटा चाहिए, और ये जो डी है भाई लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रही है, लेंथ तो आपकी सेम ही है। इसका मतलब कुछ ऐसा करना है कि ये dl निकल जाए और d थीटा आ जाए, कोई बात नहीं। भाई इसी ट्रायंगल की बात करते हैं, कहां करूं, इधर कर लेता हूं। इसी ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगा देते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, इतना समझ आया। इसको यहां ले लेते हैं, L इज इक्वल टू a tan थीटा। अब अच्छा मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं थीटा के टर्म्स में। सो थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा तो dl बाय d थीटा, a क्या है, कांस्टेंट है, सो a बाहर हो जाएगा। और tan थीटा का डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, बायो वाले बच्चों को नहीं पता तो याद रखना, dx बाय dt कभी आप करवाएंगे अगर आप tan थीटा के टर्म्स में करते हो, याद रखना ये फॉर्मूला है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैक्स के लिए इसका फॉर्मूला। अगर आप tan x का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में करते हो तो आंसर आता है sec स्क्वायर x। अब यहां पे हमारे पास थीटा है, सो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। सो dl इज इक्वल dl बाय d थीटा इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। इसको वहां ले जाते हैं, ये जो d थीटा है ना, इसको यहां ले जाते हैं, दिख रहा है, हाँ यस दिख रहा है। तो बच्चा लोग हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, इसको उठा के यहां ले जाते हैं। सो dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके। सो dl के बदले ये वैल्यू वहां रख देते हैं और r के बदले ये वैल्यू वहां रख देते हैं। तो देखिए dv का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन पूरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ले लेगा, उससे हम लिख देंगे 20 है, इज इक्वल टू भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट। करंट भी तो कांस्टेंट है भाई, करंट ना चेंज हो रहा है, करंट भी तो कांस्टेंट है, ओके। अब dl देखो, इन तीन को हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। अब dl के बदले ये वैल्यू पुट कर देते हैं, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dl के बाद क्या है हमारे पास, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या निकाली थी, a बाय cos थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के कारण a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। r स्क्वायर था सो इसका भी स्क्वायर, सो a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अच्छा बस देखते ही जाइए, टॉपिक अबाउट टू एंड। भाई d इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i, भाई ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, -5 से 5। अच्छा भाई अब देखिए ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो sec स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो इसके आगे क्या होगा,
मैं वो लिख लेता हूँ, बाद में कंटिन्यू कर लेता हूँ। a sec स्क्वायर थीटा cos थीटा, फिर उसके बाद ये cos स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, सो cos स्क्वायर थीटा। मैं जानबूझ के भी अलग अलग लिख रहा हूँ, जानबूझ के इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, और ये d थीटा को सबसे एंड में लगा दिया। a sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा, सबको मैंने अपने हिसाब से अरेंज कर दिया। अब भाई हमको पता है कि sec और cos एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो दोनों कट जाएगा। भाई टैन में सीखा है ना, cos इज इक्वल टू 1 बाय sec, तो sec इधर आएगा तो cos इनटू sec क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब cos स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा अब क्या बचा a, भाई a तो कांस्टेंट है, a का मतलब क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेते हैं, सो ये भी आ गया बाहर। क्या बचा अंदर cos थीटा d थीटा, सबसे बेस्ट cos थीटा d थीटा माइनस फाइव 2 से प्लस 5 1 तक। अब भाई cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है cos के इंटीग्रेशन का, मैथ्स स्टूडेंट इंटीग्रेशन कह रहे हैं, सो भाई म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई। बच्चा लोग यहां ध्यान देना भाई, ये a और एक ये कट जाएगा, सो इसके नीचे एक a बचेगा, तो भाई कांस्टेंट लेंगे तो ये ऊपर नहीं, ये नीचे आ जाएगा। ओके, ये 4 पाई a, भाई ऊपर a है, नीचे a स्क्वायर है। लाइट आ रही है, लाइट 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 लाइट। ओके, इज इट विजिबल? यस, क्लियरली विजिबल, राइट, वेरी गुड। ओके, अब क्या करें भाई, cos थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां, मतलब फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का इंटीग्रेशन, भाई sin थीटा, माइनस नहीं आएगा, प्लस sin थीटा। सो भाई कहां से कहां तक कर दिया हमने, -5 2 से 5 1 तक। अब म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले थीटा के बदले 5 1, बाद में थीटा के बदले -5 2, तो d थीटा हो गया। ओके भाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा के बदले एक बार 5 1 एक बार 5 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चा लोग यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे देना, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है भाई, sin 5 1 तक तो ठीक था, माइनस तो हमारा फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब हमने लोअर लिमिट रखा तो -5 है, भाई कहा जाता है sin इज अ नेगेटिव फंक्शन। नेगेटिव का मतलब है भाई देखिए, sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। भाई sin इज अ नेगेटिव फंक्शन एंड cos इज अ पॉजिटिव फंक्शन। मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ा होगा भाई, ऐसा कुछ लिखते हैं f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू x, तो उसको पॉजिटिव फंक्शन कहा जाता है, एंड अगर f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस x है तो उसको नेगेटिव फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, बायो वाले इतना टेंशन मत लो, इतना डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर साइन के लिए माइनस होगा एंगल तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस के लिए बाहर नहीं आता, साइन के लिए बाहर आता है, इतना याद रखो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a sin 5 1 माइनस माइनस प्लस sin 5 2। तो बच्चा लोग ये आ गया हमारा फॉर्मूला। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आवे। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a sin 5 1 प्लस sin 5 2। ठीक है, ये आ गई हमारी फॉर्मूला एक फाइनाइट वायर के लिए।
समझ आया बच्चा लोग? भाई पहला तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक वायर है, उसमें करंट है 2 एम्पियर और कुछ 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट हमने लिया हुआ है जो कि यहां से एंगल बन रहा है 45 डिग्री और यहां का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आगे सब कुछ। तो भाई कहा जा रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। भाई आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल है। एक फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर चलो लेंथ भी सपोज दे रखी है आपको 2 मीटर। ठीक है भाई, हमको मालूम है कि हमारे फॉर्मूला में लेंथ कहीं पे भी नहीं आता पिक्चर में। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय a sin phi 1 प्लस sin phi 2। चलो सबकी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर फाइंड करो। भाई म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। भाई इसकी वैल्यू हमने क्या देखा था? 10⁻⁻⁷। देखो बच्चा लोग, एक चीज मैं आपको सजेशन दे दूं कि कोशिश करना कि इसको कटिंग ना करो। भाई जैसे कि I की वैल्यू 2 है तो आप 2 4 जा कट कर दोगे, मत करना। क्यों? भाई इसके पूरे की वैल्यू 10⁻⁷ है ना। अगर मैं कट करके यहाँ पे 2 कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 10⁻⁷ नहीं है, तो लोचे हो जाएंगे। इसलिए कोशिश यही करना कि इस केस में कटिंग ना करो। सो 10⁻⁷, करंट कितना है 2, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस को मीटर में करूंगा तो 0.1 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। साइन अल्फा 1 कितना है, सॉरी अल्फा नहीं, फाई 1 कितना है 45 डिग्री एंड साइन फाई 2 कितना है 30 डिग्री। चलिए अब तो खुद फाइंड कर लीजिए सब कुछ। ये क्या हो जाएगा, इससे अगर 10 ऊपर तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 into 2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, आगे का आंसर तो आप निकाल सकते हैं। √2 की वैल्यू 1.41 भी लेके कर सकते हो। ओके, या चलो अगर पहले करना हो तो 2 into 10⁻⁻6 एलसीएम ले लेंगे। इधर 2 इधर √2 अपॉन 2√2, सो 2 गया। √2 के बदले 1.41 ले लेते हैं तो 10⁻⁻6 2 प्लस 1.41 अपॉन 1.41 निकालो। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.41 अपॉन 1.41 इंटू 10⁻⁻6। इसका आंसर बताओ भाई। 3.41 डिवाइड बाय 1.41, क्या आंसर आया? 2.41 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। आप 2 कर दो सर, 41 की जगह वहाँ पे 2 कर दो। क्या उधर 2 कर दो सर, 41 है ना, उधर 2 कर दो। 42 चलेगा, कोई बात नहीं, चलता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो भाई ये आ गई आपके मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फटाफट छाप लीजिए। सर छाप लो सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन। भाई आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है वायरों से बनाया हुआ और उसमें करंट जा रहा है जिसकी डायरेक्शन आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है और यहाँ पे सेंटर पे, एकदम सेंटर पे आपको बोला हुआ है पॉइंट P और इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है a। भाई स्क्वायर है तो चारों साइड a हो जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू all sides of square। स्क्वायर की सभी साइड्स के कारण P पे जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब अच्छा लोग, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है कि इनवर्ड्स है।
भाई अगर चारों की चार आउटवर्ड्स हैं तो मैं उसको ऐड कर लूंगा, चारों की चार इनवर्ड्स हैं तो भी मैं उसको ऐड कर लूंगा और माइनस का नाम दे दूंगा। अगर कुछ आउटवर्ड है और कुछ इनवर्ड है तो आउटवर्ड वाले को प्लस, इनवर्ड वाले को माइनस, कुछ ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट जा रहा है, ठीक है, ये मेरा करंट है, ये मैं ऐसे ऑफ करूंगा तो भाई इसके कारण मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड्स, इसके कारण आउटवर्ड्स, यहां के कारण भाई ये करंट यू जा रहा है सो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, इसके कारण भी बाहर, सिमिलरली इसके कारण भी भाई देखो ये मेरा वायर, ये मेरा देखो ये मेरा वायर है, ये मेरा करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, यस बाहर की तरफ, सो ये भी आउटवर्ड। सिमिलरली ये भाई यहाँ पे देखिए ये करंट नीचे एंड ये इधर, सो पॉइंट बी पे क्या होगा, चारों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ है, सो मैं क्या करूंगा, चारों को ऐड कर दूंगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अच्छा चलिए काम करते हैं, ये पॉइंट भी है ना तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई ये टोटल डिस्टेंस कितना है a, तो ये कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है बच्चा लोग a/2 हो जाएगा ना यार, ये पूरा a है, ये पूरा a है तो आधा कितना हो जाएगा, a/2 हाफ हो जाएगा। फिर यहां से ये ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो बच्चा ये आपकी वायर, ये टॉप पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट, सो ये हो जाएगा phi1, ये हो जाएगा phi2। अब कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा, सोचिए 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 भाई, ऑब्वियसली 45 आएगा ना भाई, ये डायगोनल्स हो गए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है, सो भाई ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री, अब उसके सेंटर से हम एक ले रहे हैं तो 90 डिग्री का हाफ हाफ हो जाएगा 45 45। अच्छा लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, सारी वैल्यू मिल गई, चलो हो जा शुरू। अब बच्चा लोग ये चारों इक्वल हो गए, B1 B2 B3 सब इक्वल होगा, क्यों भाई आप खुद देख लो ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से हो जाएगा a/2, ये फिर से हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45, सिमिलरली ये भी, सिमिलरली इसका भी, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी 45 45 45 45। इसका मतलब चारों के चारों मैग्नेटिक फील्ड कैसे इक्वल है, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं 4b, ठीक है, चारों इक्वल ही है। अब वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, वायर के कारण, एक वायर के कारण फॉर्मूला कैसी है, μ0 μ0 बाय 4 पाई I बाय a sin phi1 प्लस sin phi2। इसको 4 को कटिंग मत करना, कटिंग मत करना, चलो हमने तो यहाँ पे सिंपली I a लेके रखा है, अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे दी जाए तो I की वैल्यू 3, a की वैल्यू 5, कुछ भी दे सकते हैं ना, सो मेहरबानी करके कटिंग मत करना, इसके बदले हम डायरेक्टली 10⁻⁷ लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं 4 को एज इट इज रखता हूँ, μ0 बाय 4 पाई I बाय a/2। बच्चा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2 है, इसलिए हमने a/2 रख दिया, sin 45 प्लस sin 45, सो ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 μ0 बाय 4 पाई I बाय a, कटिंग मत करना, बिल्कुल भी मत करना। sin phi2 क्या होता है, 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2। म्यूलर बाय 4 पाई नहीं डालने की, डाल सकते हो बट अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कैसे उसको लिखना है। अभी देखो हमारे पास I की और A की वैल्यू नहीं है ना, ये तो जस्ट देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आवे तो क्या करना है। बाकी तो आपको I की वैल्यू भी दे रखी होगी, वो रखनी पड़ेगी, A की वैल्यू दे रखी होगी, वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये a/2 है ना, तो ये 2 को ऊपर ले गए, ये 2 ऊपर चला गया, सो ये 4 2s are 8 μ0 बाय 4 पाई I बाय a, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, 2/√2,
सो 8 2 जा 16 म्यू नॉट, सो भाई 8 2 जा 16 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a, ये जो √2 है मैं उसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब आप इसके बदले लिख लो 10⁻⁷, करंट की वैल्यू हो तो करंट की वैल्यू, a की वैल्यू, a मतलब इसके लेंथ की वैल्यू दे रखी हो तो लेंथ की वैल्यू दे दो, ठीक है भाई, समझ आया? फिलहाल हमने नहीं किया ना, हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऊपर √2 हो जाएगा। ना 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 बच्चा, नीचे सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट एड हो जाएगा 1 + 1 2। ओके बच्चा लोग, सो स्टूडेंट्स बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, इसके अगले लेक्चर में इसका आगे का भी पार्ट देख लेंगे।